आज हम प्रायोगिक भूगोल में समांतर माध्य के बारे में अध्ययन करेंगे। समांतर माध्य, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में अपन औसत कह सकते हैं, यदि किसी समंक श्रेणी के समस्त मूल्यों के योग में उनकी संख्या से भाग दे दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त भाजनफल उस श्रेणी का समांतर माध्य कहलाता है। सांख्यिकी में समांतर माध्य को x बार के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो समांतर माध्य की गणना करने के लिए हम जो फार्मूला काम में लेंगे वो आपका है x बार, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बटे n। सिग्मा का मतलब योग, x पदों के मूल्य, n पदों की कुल संख्या। अब इसको हम एक सवाल के द्वारा समझेंगे। जैसे कि कोई भी किसान है, उसके 8 खेतों का क्षेत्रफल जो है वो इस प्रकार से दिया गया है। अब इनके खेतों के क्षेत्रफल का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपने देखा खेत और क्षेत्रफल हेक्टेयर में। यहाँ आप देख पा रहे हो ABCDEFGH और क्षेत्रफल है 3, 2, 4, 4, 2, 4, 3, 2 हेक्टेयर। हमने फार्मूला देखा था x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बटे n। सिग्मा x का मतलब था, सिग्मा का मतलब योग और x का मतलब है पदों के मूल्य। तो यहाँ आप पदों के मूल्य जो हैं वो ये जो 3, 2, 4 जो हैं ये पद मूल्य हैं और इनका हम टोटल करेंगे। तो ये जो टोटल है ये आपका आ रहा है 24। इसको टोटल कीजिए आप, 24 आता है। तो सिग्मा x आपका क्या हो गया 24। n मतलब पदों की कुल संख्या। तो आप इसको काउंट कीजिए ABCDEFGH, तो ये आपके आते हैं टोटल 8। अब आपने फार्मूला लगाया x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बटे n। सिग्मा x की वैल्यू हमने रखी यहाँ पे 24, n अपना है 8। हमने इस तरह से इसको डिवाइड किया तो आपका आया 3 हेक्टेयर। तो इसका समांतर माध्य क्या हो गया 3 हेक्टेयर। इसी तरह से हम एक अन्य जो है वो ज्ञात करते हैं। जैसे ये है सवाल आपको दिया गया है, विद्यार्थी हैं किसी भी कक्षा में और उनके भार हैं वो इस प्रकार से हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे देखिए आप ABCDEFGHIJ। भार है वो 35, 38, 40, 43, 44 इस तरह से आप देख पा रहे हो। इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो वही हम करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बटे n। फिर आपने सिग्मा x यानी पद मूल्य का टोटल, हमने इसको जोड़ा तो आप देख रहे हो कि इसका टोटल आ रहा है 410। यानी सिग्मा x बराबर है आपका 410। फिर हमें फार्मूले में क्या चाहिए n हमने a से j तक जोड़ा, ये हमारा आता है 10। तो ये आपका हो गया 10। इस प्रकार से अब इसके अपन x बार क्या होता है समांतर माध्य। तो हम लिखेंगे x बार इज इक्वल टू सिग्मा x आपका कितना है 410 अपॉन आपका n जो है वो कितना है 10। तो अपन यहाँ 10 लिख देंगे और हमारा आंसर क्या हो गया 41। ये आपका आंसर आ गया। हमने समांतर माध्य इनको ज्ञात कर लिया। यानी बहुत ही सरल है। जो भी आपको पद मूल्य दिए गए हैं उनको हमने टोटल कर दिया और पदों की संख्या से
भाग दे दिया। ये तो कब होता है, जब आपको आवृत्ति नहीं दी गई है उस समय। कई बार क्या होता है, जब आपको आवृत्ति दी गई है तो n का मान जो होगा वो सिग्मा f हो जाएगा, यानी आपका फार्मूला भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे? जैसे आपके यहाँ पे था x बार इज इक्वल टू सिग्मा f x बटे सिग्मा f, यानी जब आपको आवृत्ति दी गई है उस समय आपका ये फार्मूला हो जाएगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स क्या हो गया, इसमें आपके कॉलम बढ़ जाएंगे, जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो और जो आपका पद मूल्य है उसको हम गुणा करेंगे और हमारा नेक्स्ट कॉलम जो बन जाएगा वो हो गया एफ एक्स। और सिग्मा एफ का मतलब जो पदों की संख्या है वहाँ हमें आवृत्ति मिल गई, तो हम उसको एफ को टोटल करके उसका भाग इसमें देंगे। इसको समझने के लिए हमें इस तरह का सवाल चाहिएगा जिसमें हमें आवृत्ति मिली हुई है। अभी तक जो हमने किया उसमें क्या था, आवृत्ति नहीं मिली हुई थी तो हमने सीधा टोटल किया और उससे हमने भाग, पदों की जो संख्या थी उससे हमने भाग दे दिया। अब ये जो सवाल है, मान लीजिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसे ये है, इसमें अपन को प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो इसमें क्या करेंगे, प्राप्तांक जैसे 10, 11, 12, 14, 15, 14, 18, 20, 25। दूसरा हमें दे दिया है विद्यार्थियों की संख्या 8, 10, 15, 16, 7, 6 और 8। अब हमें क्या करना होगा, प्राप्तांक हमारे हैं x यानी पद मूल्य, और विद्यार्थियों की संख्या जो है वो है हमारी फ्रीक्वेंसी यानी f। आपने फार्मूले में देखा था कि आपका फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सवाल दिया जाता है उसमें हम f और x को गुणा करेंगे और हर गुणा करने के बाद लास्ट में उस एफ एक्स को टोटल करेंगे और उसको हम फ्रीक्वेंसी जो दी गई है उसके टोटल से डिवाइड कर देंगे, यानी उसके टोटल से उसको भाग दे देंगे और जो भी संख्या आएगी वो आपकी आती है समांतर माध्य। अब आता है कि फ्रीक्वेंसी है क्या। एक तो आपको ये बताया कि फ्रीक्वेंसी नहीं मिली हो तब, एक आपको बताया जब फ्रीक्वेंसी मिली हो तब। तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, किसी समग्र में किसी चर की पुनरावर्ती संख्या उसकी बारंबारता कहलाती है। और भी इसको अपन समझने के लिए साधारण तौर पे कैसे समझ सकते हैं, जैसे कोई भी संख्या दी गई है उसमें हम देखते हैं कि एक ही संख्या की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है। जैसे आप इसको देखिए, किसी मौखिक परीक्षा में सम्मिलित 30 विद्यार्थियों के प्राप्तांक इस प्रकार हैं। आप देख पा रहे हो 3, 5, 6, 4, 5, 7, 3, 8, 2, 4, इस तरह से आप देख पा रहे हो सभी संख्या। इन प्राप्तांकों को देखने से ज्ञात होता है कि 5-5 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है। वो हमें कहाँ से पता चली, ये जो संख्या दी गई है इनमें हमने देखा
तो आप देख पा रहे हो कि 5 की जो पुनरावृत्ति है वो 4 बार है। 5 अंक वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है। अतः उपरोक्त समग्र में चर मूल्य 5 की बारंबारता 4 हुई। इसी प्रकार 2, 3, 6 तथा 8 चर मूल्यों की बारंबारता 4, 6, 3 व 2 है। कैसे? अब आप देखिए 2 इसमें कितनी बार आया है। पहले में देखिए 2 1, फिर आप दोबारा देखिए दूसरी रो में तो आपको 2, तो ये 3 हो गए। फिर तीसरी में देखिए आप 1, तो ये 4 हो गए। इसी तरह आप 6 को देख लीजिए। 6 पहली रो में 1, फिर आपके 2, इसी तरह से आप, तो 6 की कितनी हो गई? 3। इसी तरह से आप 3 को देख लीजिए। पहली रो में 2, फिर आपके दूसरी रो में 1, 3, फिर लास्ट की जो तीसरी रो है उसमें 3, तो इस तरह से 6। तो इन सब चीज़ों ये जो बताने की कोशिश की जा रही है, इससे आप क्या समझे कि यदि इस समग्र में प्रदर्शित विभिन्न चर मूल्यों के समक्ष उनकी आवृत्तियाँ लिख दी जाएं तो आवृत्तियों का ये क्रमबद्ध विन्यास बारंबारता बंटन या आवृत्ति वितरण कहलाएगा। बारंबारता और आवृत्ति और फ्रीक्वेंसी तीनों एक ही बात है। इस तरह से जो आवृत्ति होती है वो आप देख पा रहे हो कि संख्या का बोध उससे हो रहा है। तो कल अपन जो अध्ययन करेंगे उसमें कि जब आपको फ्रीक्वेंसी दी है तब आप समांतर माध्य कैसे ज्ञात करोगे।